कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। इस गांव में हमें स्टीवन नाम करके एक शेरिफ को दिखाया जाता है जो सबके घरों के सामने से घंटा बजाते हुए जा रहा था। जब घंटा बजने की आवाज लोग सुनते हैं तो सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर चले जाने के बाद सभी लोग अपने घर के खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेते हैं। स्टीवन के पास कैनी आता है और वो भी एक शेरिफ है। वो स्टीवन को बताता है कि सभी लोग घर के अंदर चले गए हैं और हमें भी घर के अंदर चलना चाहिए। रात हो चुकी थी और हमें एक बार के अंदर फ्रैंक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। वो पी करके बार में लुढ़का हुआ था और इधर जो उसकी फैमिली थी वो उसके घर आने का इंतजार कर रही थी। बीवी अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी लेकिन वो अपनी बेटी को सोने के लिए कमरे में भेज देती है। जब उसकी बेटी बिस्तर लगा रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन करके जब वो खिड़की पर जाती है तब उसे बाहर के साइड में एक महिला दिखाई देती है जो उसकी दादी माँ की तरह ही दिख रही थी। दादी अम्मा उस बच्ची से कहती हैं कि बेटा खिड़की खोल दो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। वो बच्ची बहुत नादान थी। पीछे माँ खड़ी हो करके बार बार कह रही थी कि बेटा खिड़की मत खोलना, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो बच्ची खिड़की को खोल देती है जिसकी वजह से वो राक्षस अंदर आ जाती है। अब इनके साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह में हम फ्रैंक को देखते हैं। सुबह में जब उसका नशा उतर जाता है तब वो अपने घर की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि काफी भीड़ लगी हुई थी। शेरिफ स्टीवन गुस्से से घर के बाहर आता है और वो फ्रैंक को कई तमाचे मारता है। वो फ्रैंक से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि खिड़की पर कीले ठोक दो लेकिन तुमने अपने मन का किया, तुमने लापरवाही की। इतना कहने के बाद वो फ्रैंक को ऊपर के कमरे में लेकर के जाता है और उसे अपनी मरी हुई बीवी बेटी की लाश दिखा करके उससे कहता है कि देखो ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है और अब तुम्हें इस लापरवाही की सजा भी मिलेगी। इतना कहने के बाद स्टीवन चला जाता है डोना नाम करके एक महिला के पास। इसी गांव में एक कॉलोनी हाउस है और इसी हाउस की डोना मालकिन है। जैसे कि पूरे गांव को स्टीवन लीड करता है उसी तरह इस पूरे हाउस को डोना लीड करती है। इस कॉलोनी हाउस के अंदर हमें फातिमा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है और यहाँ हम एलिस नाम करके एक लड़के को भी देखते हैं जो कि पेंटिंग्स को बनाता है। स्टीवन कॉलोनी हाउस में इसलिए आया था क्योंकि वो अपने बेटे एलिस से मिल करके बात करना चाहता था। वैसे तो दोनों बाप बेटे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में अनबन है। पता नहीं क्यों लेकिन एलिस अपने पिता को पसंद नहीं करता है, वो उनसे बात तक नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी पिता होने के नाते स्टीवन को अपने बेटे की फिक्र होती है इसलिए वो बात करने के लिए चला आया करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वैन को दिखाया जाता है जो जंगलों के रास्तों से हो करके कहीं तो जा रहा था। इस वैन के अंदर हम एक पूरी फैमिली को देखते हैं। इसमें हम टैबिता और जिमी को देखते हैं जो कि माता पिता हैं। इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है जूलिया और ईथन। ये पूरी फैमिली वेकेशन की छुट्टी मनाने के लिए ट्रिप पर निकला हुआ था। अब हुआ यूं कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। ये पेड़ गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। पूरा फैमिली वैन से बाहर आता है तो उसी वक्त इनके ऊपर ढेर सारा कौवा मंडराने लगता है। इन कौवों को अपने सर पर मंडराता हुआ देख करके फैमिली डर जाती है और फिर से वापस वैन के अंदर चली जाती है। जिम्मी को पता था कि पीछे जाने पर एक रास्ता है जो इन्हें हाईवे पर लेकर के जा सकती है, लेकिन जब जिम्मी उस रास्ते पर जाता है तब वो पहुंच जाता है उसी छोटे से गांव में जिसे हमने मूवी के शुरुआत में ही देख लिया था। फ्रैंक की बीवी और बेटी की मौत हो गई थी तो उन्हीं को दफनाने के बाद ये लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे। अंतिम संस्कार पूरा हो जाने के बाद जिम्मी आकर के स्टीवन से बात करता है और उससे कहता है कि मुझे हाईवे पर जाना है। स्टीवन उससे कहता है कि यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद एक रास्ता है जो तुम्हें हाईवे पर लेकर के जाएगा। उस रास्ते के बारे में जानने के बाद स्टीवन दोबारा जाकर के वैन में बैठता है और अपनी फैमिली को लेकर के निकल जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद इन्हें इस बात का एहसास होता है कि थोड़ी ही दूर जाने के बाद फिर से ये लोग उसी गाँव में आकर के पहुँच चुके हैं। जिम्मी को लगा उससे कोई गलती हुई होगी इसलिए वो फिर से गाँव के बाहर निकलता है और गोल घूम करके फिर से उसी गाँव में आकर के पहुँच जाता है। इस तरह से कई बार चक्कर लगाने के बाद भी ये लोग बार बार उसी गाँव में ही जाकर के पहुँच रहे थे। लेकिन इस बार जब ये लोग उसी सेम रास्ते से होकर के गुजर रहे थे तब इनके सामने एक कार आती है। अब उस कार को पता नहीं कौन ड्राइव कर रहा था लेकिन वो अपने कार को कंट्रोल नहीं कर पाता है जिसकी वजह से जिम्मी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने वैन को लेकर के खाई में चला जाता है। उसकी बीवी मौके पर ही बेहोश हो जाती है। बेटी सुरक्षित थी लेकिन जिम्मी पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था। इधर जो बंदा कार को ड्राइव कर रहा था जब वो कार से बाहर निकलता है तब हमें मालूम चलता है कि वो बंदा तो पी करके ड्राइव कर रहा था। इधर हमें स्टीवन और
और कैनी को दिखाया जाता है जो रास्ते पर कांटे बिछा रहे थे। दरअसल ये दोनों कांटे बिछा करके उस वैन को रोकना चाहते थे जो बार बार इस गांव के चक्कर लगा रही थी। ठीक उसी वक्त इन्हें वो इंसान दिखाई देता है जो कार को ड्राइव कर रहा था। उसने पी रखी थी और उसे चोट भी आ गई थी, इसलिए कैनी उस इंसान को लेकर के क्रिस्टी के पास जाता है जो इस गांव की डॉक्टर है। अब दोस्तों हमें उसी कार के अंदर जेड नाम करके एक और इंसान को दिखाया जाता है। जेड ने भी पी रखे थे, इसलिए वो बेहोशी की हालत में कार के अंदर पड़ा हुआ था। जब यहाँ पर स्टीवन आता है तब वो जेड को देखता है और उसे मालूम चल जाता है कि उसने पी रखी है, इसलिए वो जेड को हथकड़ी पहना करके उसे कार के पास ही रुकने के लिए बोलता है। इसके बाद स्टीवन वैन के पास चला जाता है फैमिली की हेल्प करने के लिए। वो जा करके वैन के गेट को खोलता है और धीरे से वैन के अंदर चला जाता है। अंदर जा करके वो देखता है तो जिमी पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था और जो ईथन था उसके पैर में एक सरिया घुस गया था। इधर हमें कैनी को दिखाया जाता है जो बाकी के लोगों को यहाँ लेकर के आता है इनकी हेल्प करने के लिए। अब इस तरह से सभी लोग मिल करके एक एक करके पूरी फैमिली को वैन से बाहर निकालते हैं। क्रिस्टी अंदर जा करके जब ईथन की हालत देखती है तब वो स्टीवन को बताती है कि बच्चे के पैर में सरिया घुसा हुआ है और उसे निकालने में घंटों लग जाएंगे। दिक्कत की बात ये थी कि इनके पास वक्त नहीं था, रात होने में सिर्फ 40 मिनट ही बचा हुआ था। क्रिस्टी बताती है कि हमें वैन के अंदर रह करके ही उस बच्चे का इलाज करना होगा, जिसके बाद स्टीवन कहता है कि हमारे पास ये ताबीज है, इससे काम बन सकता है। क्रिस्टी भी कहती है कि हाँ अगर ताबीज है तो काम बन सकता है। के बाद जो क्रिस्टी थी वो अंदर चली जाती है और फिर जो जिम्मी था वो थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है। अपनी फैमिली को ठीक ठाक देख करके काफी खुश था, लेकिन तभी स्टीवन कहता है कि आपको मेरी बात माननी होगी, आपको अपनी फैमिली को लेकर के गाँव में जाना होगा क्योंकि आप सब यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन टैबिथा कहती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने बेटे को छोड़ करके नहीं जाएंगे। हालांकि स्टीवन कहता है कि अगर जिम्मी रुकना चाहे तो रुक सकता है, लेकिन आप लोगों को जाना होगा। जिम्मी अपने बेटे के पास रुकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को मना करके गाँव में भेज देता है। अब इस वैन के अंदर थे 4 लोग, स्टीवन, क्रिस्टी, जिम्मी और उसका बेटा ईथन। स्टीवन के हाथों में जो ताबीज था वो उसे गेट पर लटका देता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें गाँव के हॉस्पिटल के अंदर उस इंसान को दिखाया जाता है जो कार को ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उस इंसान के सामने सैरा नाम करके एक लड़की बैठी हुई थी। सैरा उस इंसान से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना कहने के बाद सैरा उसके गले में एक औजार घुसा करके उसे जान से मार देती है। अब आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे मालूम चलेगा। फिलहाल दोस्तों इधर हमें उस वैन को दिखाया जाता है जिस वैन के अंदर जिम्मी की फैमिली बैठ करके गाँव में आ रही थी। स्टीवन और कैनी ने जो कांटा बिछाया था उस कांटे को हटाना भूल गए थे और उन्हीं कांटों की वजह से इनके कार का टायर पंचर हो जाता है। कैनी कहता है कि अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर भाग करके जा सकते हैं। रात हो चुकी थी और ये सभी लोग जैसे तैसे करके कॉलोनी हाउस के बाहर पहुंच चुके थे। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए कॉलोनी हाउस के अंदर जो लोग थे वो गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि सबको पता है कि अपनों का भेष लेकर के राक्षस आते हैं, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। इधर दरवाजे पर जो लोग खड़े हुए थे उनके सामने ढेर सारे लोग आ रहे थे जो कि राक्षस ही थे। ओना भागते हुए आती है और गेट खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वे लोग हेल्प मांग रहे हैं। सभी लोग घर के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार डोना ने टैबिथा और उसकी बेटी के हाथों को रस्सी से बंधवा देती है। अब इधर दोस्तों हमें वैन के अंदर दिखाया जाता है कि कुछ समय के बाद ईथन को होश तो आ जाता है, लेकिन उसे अचानक से मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। इस मिर्गी के दौरे को शांत करने के लिए क्रिस्टी उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे राहत भी मिलती है। स्टीवन जब वैन के बाहर देखता है तब उसे मालूम चलता है कि जंगल में रहने वाले राक्षस अब इनके वैन के बहुत करीब आ चुके हैं। वो इनके वैन के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और डांस करने लगते हैं। जिम्मी को ये लग रहा था कि बाहर जो लोग हैं वो इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, इसलिए वो गेट खोलने के लिए जा रहा था, लेकिन स्टीवन जैसे तैसे करके जिम्मी को कंट्रोल करता है। स्टीवन उससे कहता है कि थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे तुम्हें सब मालूम चल जाएगा। अब दोस्तों गांव वालों का एक नियम ये भी था कि गांव में जो कोई भी नया आता है उसे साफ साफ क्लियर तरीके से सब कुछ सच सच बता देना। इसलिए डोना टैबिथा को लेकर के अपने एक अलग कमरे में जाती है और उसे गांव की पूरी सच्चाई बताती है। डोना बताती है कि जिस पेड़ को देखने के बाद तुम लोगों ने टर्न लिया उसी पेड़ को देख करके हमने भी टर्न लिया था और उसी टर्न लेने की वजह से आज हम सभी लोग इस गाँव में फंसे हुए हैं। इस गाँव के गोल गोल तुम चक्कर लगाते रहोगे लेकिन गाँव से बाहर नहीं निकल सकते।
सकती हो। इस गांव में फंस जाना ये काफी नहीं है, बल्कि इस गांव में रहने वाले राक्षसों से भी हमें सामना करना पड़ता है। मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस गांव में ऐसे राक्षस हैं जो हमें मार करके खाना चाहते हैं। वो राक्षस रात के समय में बाहर निकलते हैं, इसी वजह से हम अपने आप को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। अब तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन मेरा काम था, मैंने तुम्हें बता दिया, धीरे धीरे तुम्हें विश्वास हो जाएगा। इधर दोस्तों नीचे के साइड में जूलिया को भी रस्सी से बांध करके रखा गया था। जूलिया के पास एक विक्टर नाम करके इंसान आता है जो जूलिया से कहता है कि क्या तुम इसे खाना चाहोगी, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन जूलिया उस इंसान को देख करके काफी डरी हुई थी। तो उसी वक्त यहाँ पर फातिमा आ जाती है जो विक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके चले जाने के बाद फातिमा जूलिया से बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो जूलिया को थोड़ा अच्छा एहसास दिलाने के लिए उसे लेकर के अपने कमरे में जाती है और वो कमरे के सारे पेंटिंग्स को दिखाती है जिसे एलिस ने बनाया था। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और इस गांव में जो हॉस्पिटल था ना, उसी हॉस्पिटल के अंदर हम एक नर्स को देखते हैं जो एक मरीज को ट्रीट कर रही थी। वो नर्स दवा ले करके उस कमरे में जाती है जिस कमरे में सैरा ने उस कार के ड्राइवर को जान से मार दिया था। वो लाश को देख करके बहुत डर जाती है। वो नर्स जब भाग करके बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने गेट को खोल रखा है। गेट खोलने की वजह से जो राक्षस थे वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। अब इधर दोस्तों हमें एक बार फिर से वैन के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जिमी था वो वैन के गेट पर से अचानक से ताबीज को हटा करके उसे देखने लगता है। वो जैसे ही गेट पर से ताबीज को हटाता है तो उसे देख करके स्टीवन काफी डर जाता है, क्योंकि उसके इस गलती की वजह से जो राक्षस थे वो वैन के अंदर आ जाते हैं। और तभी अचानक से क्रिस्टी की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक बुरा सपना देख रही थी। आंख खुलने के बाद उसे मालूम चलता है कि अब तो सुबह हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुबह हो जाने के बाद जिम्मी की फैमिली एक बार फिर से जंगल में आती है अपने परिवार को देखने के लिए। अपने परिवार को सही सलामत देख करके ये लोग काफी खुश थे। सभी लोग वैन में बैठने के बाद जब हॉस्पिटल में आते हैं तब इन्हें हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ दिखाई देता है। दरवाजे पर जो ताबीज लगा हुआ था उसे भी निकाल करके फेंक दिया गया था। कैनी जब अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि नर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया है। जब थोड़ा सा और अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि राक्षस अंदर आ गए थे, इसी वजह से उसके पिता को भी उन्होंने जान से मार दिया है। दरअसल जो नर्स मरीज के पास थी वो मरीज कैनी के पिता थे। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ में खेल रही थी। उसके जाने के बाद जब ईथन खिड़की के बाहर देखता है तब उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसने व्हाइट कपड़ा पहन रखा था। इधर दोस्तों जो स्टीवन था वो फ्रैंक के पास आता है। दरअसल फ्रैंक को जेल में बंद करके रखा गया था। वो फ्रैंक से कहता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता हूँ, तुम चाहो तो ताबीज को लेकर के जंगल की तरफ जा सकते हो। लेकिन तभी फ्रैंक कहता है कि मैंने अपनी फैमिली की जान ली है, मेरी वजह से ही उनकी मौत हुई, इसी वजह से मुझे सजा मिलने का पूरा हक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक बार फिर से ईथन को दिखाया जाता है। उसकी माँ उसके पास आकर के उसका हाल चाल पूछती है और फिर यहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जब ईथन खिड़की के बाहर देखता है तब उसे फिर से वही लड़का दिखाई देता है। इस तरह से दोस्तों वो लड़का जो कोई भी था वो बार बार ईथन के सामने आ रहा था और उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा था। अब इसके बाद दोस्तों हमें इस गांव के फादर खत्री को दिखाया जाता है। वो जिमी और टेबिता को बताते हैं कि जो भी नई फैमिली इस गांव में आती है उससे चुनना होता है कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहता है या फिर इस गांव में। अगर तुम लोग गांव में रहना चाहते हो तो ये घर खाली पड़ा हुआ है, इस घर में तुम सब रह सकते हो। दोस्तों ये फ्रैंक का घर है। इसी घर में राक्षस ने उसके बीवी बच्चे को मारा था। कमरे में लगा हुआ खून देख करके फादर इन्हें बताते हैं कि जो गलती करता है उन्हें यही सजा मिलती है। इस कमरे में एक महिला अपनी बेटी के साथ में थी। अभी कल की बात है, रात के समय में उसकी बेटी ने खिड़की को खोल दिया था और उनके इस गलती की वजह से उनका ये हाल हुआ। यह सब देख करके टेबिता बहुत डर जाती है। वो भागते हुए बाहर आती है और जिमी से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी, जिस पर जिमी कहता है कि तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, हम फंस चुके हैं और हमें इसी गांव के अंदर रहना होगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर के साइड में किसी चीज को काउंट कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसके पास ईथन आता है जो विक्टर से पूछता है कि आखिर तुम किसको काउंट कर रहे हो, जिस पर विक्टर बताता है कि मैं पेड़ों को काउंट कर रहा हूँ, वो रात के समय में चलते हैं। इसके बाद ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़के को देखा है जो यहाँ पर रहता है? मैंने उस लड़के को यहाँ पर कई बार देखा है जो बाहर टहलते रहता है लेकिन घर के अंदर नहीं आता है, वो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनता है। विक्टर कहता है कि मैंने भी उस लड़के को कई बार देखा है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर
पर जूलिया आ जाती है जो ईथन को डांट करके घर के अंदर लेकर के चली जाती है। अब इसके बाद दोस्तों हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो फादर खतरे से जा करके मिलता है। वो फादर से कहता है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी फैमिली को खोया है उस इंसान को मैं मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि अगर आज रात को मैं फ्रैंक को सजा दूंगा तो कल सुबह तक वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं उस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ जिसने अपनी पूरी फैमिली खोई है। जिस पर फादर कहते हैं कि तुमने नियम बनाया था कि अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलेगी, और अगर नियम को बनाने वाला ही नियम को तोड़ने लगे तो लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, कोई भी नियम का पालन नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों स्टीवन उस बॉक्स के पास आ जाता है जिस बॉक्स में आज की रात में फ्रैंक को सजा के तौर पर रखा जाएगा। इस बॉक्स को सजा देने के लिए स्टीवन ने ही बनाया था और अब उसे ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज की रात बिना तावीज के फ्रैंक को उसी बॉक्स में रखा जाएगा और ये कन्फर्म था कि वो मरेगा जरूर। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। कॉलोनी हाउस वाले एक तरफ थे और जो गांव वाले थे वो दूसरी तरफ थे। नई फैमिली को पत्थर उठा करके ये चुनना था कि वो कॉलोनी हाउस वालों के साथ रहना चाहते हैं या फिर गांव में गांव वालों के साथ। उसी वक्त यहाँ पर जेड आ जाता है जो इनके इन हरकतों पर हंसने लगता है। स्टीवन को गुस्सा आता है और वो जेड को जबरन पत्थर के पास ले जा करके उसे एक पत्थर चुनने के लिए कहता है। उसने उस पत्थर को चुन लिया था जो कि गांव का था। मतलब ये था कि अब वो गांव वालों के साथ गांव में रहेगा। कैनी उसे अपने साथ ले करके गांव में चला जाता है। अब इसके बाद स्टीवन नई फैमिली से पूछता है कि वो गांव में रहना चाहते हैं या फिर कॉलोनी हाउस में। तो जिमी और टैबिथा कहते हैं कि हम गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो बेटी थी यानी कि जूलिया वो कहती है कि मैं गांव में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं कॉलोनी हाउस वालों के साथ रहना चाहती हूँ। यह जवाब सुन करके उसकी माँ को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब फैसला हो गया था। अब उसे अपनी फैमिली को छोड़ करके कॉलोनी हाउस में ही रहना होगा। इधर जो कैनी था वो जेड को लेकर के उसके दोस्त के बॉडी के पास आता है। हाँ, जेड अपने दोस्त की बॉडी को देखता है और बहुत डर जाता है क्योंकि उसके दोस्त की बॉडी को चीर फाड़ कर दिया गया था। जेड बहुत रोने लगता है। फिर कैनी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो सही से रहो, जो नियम बनाया जा रहा है उसका पालन करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि रात होने वाली थी और रात होने से पहले आज के दिन फ्रैंक को सजा मिलने वाली थी। फ्रैंक ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसी वजह से आज के दिन उसे जानलेवा बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इस बॉक्स के अंदर अगर आज की रात फ्रैंक ने सरवाइव कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, वो जिंदा रहेगा। लेकिन दोस्तों रात के समय में बहुत कम ही चांस है कि वो सरवाइव कर पाए। सभी लोग उसको बॉक्स के अंदर छोड़ करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो धीरे धीरे करके जो राक्षस थे वो बॉक्स के पास आ जाते हैं और फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। ये बात स्टीवन को अच्छे से पता था कि फ्रैंक जिंदा नहीं बचने वाला है। हाँ, लेकिन अगर शायद उसे ताबीज दिया गया होता तो कोई भी राक्षस उसके करीब नहीं आता। अब इसके बाद दोस्तों हमें सैरा को दिखाया जाता है जो कि डिनर हाउस में काम करती है। ये जो डिनर हाउस है ये गांव वालों के लिए बना है, इसी के अंदर लोग आ करके खाना खाते हैं। तो आज के दिन जब जिमी अपने बेटे के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हुआ था तब जो जिमी था वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में चला जाता है और इस समय जब ईथन अकेला था तब यहाँ पर विक्टर आ जाता है जो कि ईथन से बात करता है और उसे एक तस्वीर दिखा करके उससे पूछता है कि क्या वो बच्चा कुछ ऐसा दिखता था। तस्वीर को देख करके ईथन कहता है कि हाँ, ये तो वही बच्चा है जिसे मैं देखता हूँ। ठीक उसी वक्त यहाँ पर जिमी आ जाता है जो तस्वीर को छीन लेता है और विक्टर को धमकी देते हुए उससे कहता है कि दोबारा मेरे बेटे के पास दिख मत जाइयो। इतना कहने के बाद वो विक्टर को यहाँ से भगा देता है। इधर दोस्तों हमें जूलिया को दिखाया जाता है जो फातिमा की हेल्प कर रही थी। जूलिया की माँ खुद को रोक नहीं पाती है, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। दरअसल वो अपनी बेटी को मना करके अपने साथ ले जाने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि मैं इस जगह को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैंने अपना दोस्त बना लिया है और वैसे भी आप तो डैड को तलाक देने वाली हो, तो फिर आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो। अब पता नहीं कैसे लेकिन जूलिया को मालूम चल गया था कि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। कुछ समय के बाद टैबिथा जिमी के पास आती है और उसे बताती है कि जूलिया को पता है कि हम दोनों अलग होने वाले हैं। इस बीच दोस्तों हमें ईथन को दिखाया जाता है जो घर के अंदर था और उसी वक्त विक्टर उससे मिलने के लिए भी आता है। वो ईथन को बहला फुसला करके उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलना चाहोगे, वहाँ तुम्हें वो लड़का भी मिलेगा जिससे तुम बात करना चाहते हो। इतना कहने के बाद विक्टर ईथन को एक नई लकड़ी देता है और उसे ले करके जंगल की तरफ चला जाता है। विक्टर उसे बताता है कि मुझे भी वो लड़का कभी कभी दिखाई देता है। जैसे ये लोग जंगल के अंदर आते हैं
तभी विक्टर और ईथन को वो लड़का दिखाई देता है। उस लड़के का पीछा करते हुए ये दोनों एक पेड़ के पास आ जाते हैं और उस पेड़ में होल के जैसा बना हुआ था। ईथन जैसे ही उस पत्थर को पेड़ के होल में डालता है तभी वही सेम पत्थर दोबारा इनके पीछे आकर के गिरता है, जिसको देख करके ईथन काफी हैरान हो जाता है। विक्टर उसे बताता है कि अगर तुम इस पेड़ के अंदर जाते हो तो तुम कहीं और जाकर के निकलोगे, ये एक जादुई पेड़ है। इतना कहने के बाद वो उसे यहाँ से लेकर के चला जाता है। इधर जब टैबिथा और जिमी घर के अंदर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इनका बेटा ईथन कहीं गायब हो चुका है। लोग उसे ढूंढते हुए जब जंगल के अंदर जाते हैं तभी जिमी के सामने एक पालतू कुत्ता आ जाता है जो इन्हें देख करके लगातार भौंके जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त दोस्तों एक गन चलती है और उस गन की आवाज सुन करके ये कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो गन विक्टर ने चलाया था। वो सही सलामत ईथन को इनके हवाले करता है, फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग भी अपने बेटे ईथन को लेकर के जंगल के बाहर आ जाते हैं। जब ये सभी लोग डिनर हाउस में बैठ करके खाना खा रहे थे तब ये बात जिमी स्टीवन को बताता है। जिमी बताता है कि विक्टर हमारे बच्चे को लेकर के जंगल में चला गया था और उसके पास एक गन भी है। उसी वक्त यहाँ पर सैरा आती है जो ईथन को अपने साथ लेकर के उसे घुमाने के लिए चली जाती है। स्टीवन को भी कोई काम था इसलिए वो भी उठ करके चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद सैरा भी ईथन को लेकर के वापस आ जाती है। जब सैरा खाना बना रही थी तभी अचानक से उसके हाथों में काफी दर्द होने लगता है। उसके हाथों पर लिखा हुआ था किल द बॉय, मतलब कि उसे ईथन को मारने के लिए कहा जा रहा था। अब इसको पढ़ने के बाद पता नहीं सैरा को क्या हुआ, वो नीचे गिर जाती है और अचानक से उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। मौके पर स्टीवन बाहर ही था जो उसे क्रिस्टी के पास लेकर के जाता है जहाँ क्रिस्टी उसका इलाज करती है। यहाँ सैरा उससे कहती है कि आज रात वो यहीं पर रहना चाहती है, वो घर नहीं जाना चाहती है। वो ये भी कहती है कि वो अपने भाई से नहीं मिलना चाहती है। जिसके बाद क्रिस्टी स्टीवन के पास आती है और उसे ये बात बताती है। इसके बाद स्टीवन बाहर जाता है और सैरा के भाई नेथन से कहता है कि आज तुम अपनी बहन से नहीं मिल पाओगे। इतना समझ लो कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक ठाक है, बस तुम आज उससे नहीं मिल पाओगे, कल सुबह तुम उसे लेने के लिए आ सकते हो। इसके बाद नेथन भी चुपचाप घर वापस लौट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलोनी हाउस के बाहर विक्टर को दिखाया जाता है। डोना देखती है कि विक्टर ने 6 कब्र खोदा है और इसे देख करके कॉलोनी हाउस वाले भी बहुत डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि विक्टर को पता हो कि 6 लोगों की मौत होने वाली है। खैर दोस्तों, अब इसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर क्रिस्टी और सैरा को दिखाया जाता है। सैरा आज रात यहाँ पर इसलिए रुकी थी क्योंकि वो क्रिस्टी से कुछ बात करना चाहती थी। वो क्रिस्टी से कुछ पूछ करके अपना डाउट क्लियर करना चाहती थी। बातों ही बातों में सैरा उससे कहती है कि अगर तुमसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए, मतलब कि इस गलत काम में किसी की जान भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन हाँ अगर इस काम को तुम पूरा करती हो तो इस काम को करने के बदले में तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, तो क्या तुम ये काम करना चाहोगी? जिस पर क्रिस्टी जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल, वो काम कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर वो करने से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो मैं वो काम जरूर करूंगी। खैर दोस्तों, अब अगले दिन सुबह में सैरा अपने भाई नेथन के साथ घर चली जाती है और उसे जवाब भी मिल गया था कि अब उसे क्या करना है। मतलब कि उसने प्लान बना लिया था कि अब वो ईथन को मार करके रहेगी। वो एक छोटा सा चाकू लेने के बाद ईथन के घर पर जाती है। यहाँ वो ईथन की माँ से कहती है कि मैं ईथन को अपने साथ घुमाना चाहती हूँ, जिस पर टैबिथा कहती है कि मैं भी फ्री हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अब इसके बाद दोस्तों हमें फादर को दिखाया जाता है। जब वो अकेले बैठे हुए थे तब सैरा का भाई नेथन उनके पास आता है। हालांकि काफी देर हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और अपनी बहन सैरा के बारे में फादर को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद फादर पूछते हैं कि तुम्हारी बहन इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों हमें सैरा को दिखाया जाता है जो ईथन और उसकी माँ को लेकर के अपने फार्म हाउस के पास आई थी। यहाँ सैरा टैबिथा से कहती है कि फार्म हाउस के अंदर मैंने 2 घोड़ों को भी रखा है, जिस पर टैबिथा कहती है कि मुझे घोड़े बहुत पसंद है। अब घोड़ा दिखाने के बहाने से सैरा उसे लेकर के अंदर जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। सैरा कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें सबकी भलाई है। इतना कहने के बाद वो आती है ईथन के पास। यहाँ वो ईथन से कहती है कि अब सब लोग घर वापस जा पाएंगे। इतना कहने के बाद वो ईथन को मारती उससे पहले यहाँ पर नेथन आ जाता है जो पीछे से जाकर के अपनी बहन को पकड़ लेता है। अब इसी का फायदा उठा करके ईथन यहाँ से भाग जाता है। यहाँ सैरा जैसे ही अपने हाथों को घुमाती है तो जो चाकू था वो उसके भाई के गले पर चल जाता है। उसके भाई का गला कटने की वजह से लगातार खून बहने लगता है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। जिमी भागते हुए आता है और अपनी बीवी की आवाज सुन करके उसे
उसे फौरन जा करके बाहर निकालता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि ईथन बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्रिस्टी जा करके जब नेथन को चेक करती है तब वो मर चुका था। अपने भाई को खत्म करने के बाद सैरा भागते हुए जंगल की तरफ चली गई थी। हालांकि फादर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए थे, लेकिन वो कुछ समय के बाद खाली हाथ आते हैं। मतलब ये था कि वो सैरा को पकड़ नहीं पाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेथन की मौत हो जाने के बाद स्टीवन और कैनी उसे ला करके दफना देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें फादर को दिखाया जाता है। इनके पास बहुत से लोग आए थे और फादर इन्हें अच्छा भाषण दे रहे थे। सभी लोगों के चले जाने के बाद टैबिता फादर से मिलती है और उन्हें कुछ ड्राइंग देती है। ये सारा ड्राइंग ईथन ने बनाया था। टैबिता ये भी पूछती है कि क्या सैरा जंगल में जिंदा बच पाएगी। तब फादर कहते हैं कि ये तो उसके किस्मत के ऊपर है। रात के समय में जंगल के अंदर उसका बच पाना मुश्किल है। खैर दोस्तों अब टैबिता के चले जाने के बाद फादर अंदर आते हैं और एक लालटेन लेने के बाद बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि फादर ने सैरा को बंदी बना करके रखा है, जिसका मतलब ये है कि सैरा जंगल में नहीं गई है, बल्कि फादर ने सभी लोगों से झूठ बोला है। यहाँ फादर उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा तो तुमने जो गलती की है ना, उस गलती की सजा तुम्हें मौत मिलेगी, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फादर के पूछने पर सैरा बताती है कि वो मुझसे बात करते हैं और उनके कहने पर ही मैंने सब कुछ किया। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमी को दिखाया जाता है। जब वो वायर को चेक कर रहा था तब उसे मालूम चलता है कि वायर तो पूरी तरह से खोखला है और बिजली के लिए जिस प्लग का इस्तेमाल हो रहा है वो भी नकली है। तभी यहाँ पर जेड भागते हुए आता है और कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें भी ये बात समझ में आ गई। मैं काफी समय से यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये बिजली आता कहाँ से है। खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से हम बाहर सिग्नल भेज सकते हैं। जेड ने एक मल्टीनेशनल कंपनी को डेवलप किया था और जो जिमी है वो भी एक इंजीनियर है, यानी कि इन दोनों की जोड़ी जम रही थी। मतलब कि जेड जो काम करना चाहता था उस पर जिमी को पूरा भरोसा था। जिमी को इतना पता था कि अगर ये काम कामयाब हो गया तो ये लोग बाहर सिग्नल भेज पाएंगे। ये दोनों साथ मिल करके ओडी कार के अंदर से ढेर सारे वायर को निकालते हैं। इन वायर की मदद से जेड एक एंटीना बनाता है। वो जिमी से कहता है कि तुम्हें इस एंटीना को लेकर के पेड़ के सबसे ऊपर जाना होगा। अगर ये एंटीना ऊपर चला गया तो हम सिग्नल भेज पाएंगे। इसके बाद जिमी उसकी बात मान करके एंटीना को पेड़ के ऊपर लेकर के जाने लगता है। अच्छी बात ये थी कि गांव के अंदर से इन्हें टूटा फूटा रेडियो और कुछ बैटरी भी मिल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से पेड़ के अंदर से ढेर सारा खून बाहर निकलने लगता है। उसी वक्त जेड को पेड़ पर ढेर सारा लाश दिखाई देता है जो कटा हुआ था। उसी वक्त जेड को पेड़ के ऊपर एक सिंबल भी दिखाई देता है। इस सिंबल का मतलब वो नहीं समझ पाता है। तभी जेड के पीछे एक इंसान आ जाता है जो लगातार जेड के ऊपर गन फायरिंग करने लगता है। वो जेड के करीब जा करके उसे जान से मार देता है। कुछ समय के बाद उसे मालूम चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ उसका वहम था। वो डर गया था, इसलिए सब कुछ छोड़ करके भाग जाता है। उसके जाने के बाद जब जिमी रेडियो को ऑन करता है तो उसमें से खरखराने की आवाज सुनाई दे रहा था। वो रेडियो उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह से काम करना चाहिए। तो दोस्तों हमें जेड को दिखाया जाता है जो उन्हीं सिंबल का ड्राइंग बना रहा था जिसे उसने पेड़ पर देखा था। यहाँ डिनर हाउस में एक कोरियन महिला थी जिसका नाम था नोमी। वो जब उन सिंबल्स को देखती है तब उसे लेकर के स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम के अंदर से वो एक किताब को बाहर निकालती है। इस किताब में भी ठीक वैसा ही ड्राइंग बना हुआ था जिस तरह का ड्राइंग जेड बना रहा था। खैर दोस्तों अब कुछ समय के बाद टैबिता अपने बेटे के साथ डिनर हाउस में आती है। दरअसल वो अपने कुछ सामानों को लेकर के स्टोर रूम में रखने के लिए आई थी। डिनर हाउस के अंदर एक ऐसा स्टोर रूम था जिसके अंदर सभी लोग अपने अलग अलग सामानों को रखा करते थे। इस स्टोर रूम के अंदर टैबिता को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देख करके उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यहाँ पर एक ब्रेसलेट दिखाई देता है जिसको देख करके वो काफी आश्चर्य में थी और वो उस ब्रेसलेट को लेकर के अपने घर पर आती है। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद अब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। बिजली को बंद चालू होता हुआ देख करके वो अपने बेटे से कहती है कि चलो हम एक मिशन को पूरा करते हैं और इस मिशन का काम होगा कि रोशनी कहाँ से आती है। मतलब कि वो ये पता करना चाहते थे कि बिजली कहाँ से आता है और उसका वायर कहाँ जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों बेसमेंट के अंदर हमें फादर को दिखाया जाता है जो सैरा से कहते हैं कि तुमने गलतियां तो बहुत की है, जो गलतियां की हैं वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम पश्चाताप करना चाहती हो तो मेरी मदद करो ताकि हम मिल करके सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके। फादर कहते हैं कि जिनसे तुम बात करती हो, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसी वक्त अचानक से सैरा को काफी दर्द महसूस होने लगता है। वो
फादर से कहती है कि मुझे कॉपी और कलम ला करके दो। जब फादर कॉपी और कलम ला करके देते हैं तब सारा के अंदर जो कुछ भी था वो कॉपी पर अलग अलग ड्राइंग को बनाने लगता है। जब फादर उस ड्राइंग को देखते हैं तब सारा फादर से कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा है यहाँ आने के बाद तुमने जो बैग जमीन में गाड़ा है वो हमारे यहाँ होने का सबूत है। सुन करके फादर भी काफी आश्चर्य में हो जाते हैं क्योंकि उस बैग के बारे में किसी को पता नहीं था। फादर फौरन जाते हैं और बैग को जमीन से खोद करके बाहर निकालते हैं। बैग के अंदर से दारू का बोतल और एक चॉकलेट का पैकेट निकलता है। चॉकलेट के पैकेट पर जो सिंबल बना हुआ था ठीक वैसा ही सिंबल सारा ने भी बनाया था। अब इस चीज को देखने के बाद फादर और टेंशन में आ जाते हैं। इधर दोस्तों जब जिम्मी घर पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी बेसमेंट में खुदाई कर रही है। दरअसल बिजली का जो वायर था वो जमीन के अंदर जा रहा था, इसलिए वो खुदाई करके ये पता लगा रहे थे कि आखिर वो वायर कितना नीचे गया है। जब जिम्मी यहाँ पर आता है तब टैबिथा उसे आज से 3 साल पहले एक पुरानी बात बताती है। वो बताती है कि आज से 3 साल पहले जब तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उसी हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारे पिता के जूते के फीते का इस्तेमाल करके मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रेसलेट बनाया था। यह सुन करके जिम्मी कहता है कि हाँ मुझे याद है वो तुमसे कहीं खो गया था। लेकिन जब जिम्मी पीछे मुड़ करके देखता है तब उसे वही ब्रेसलेट मिलता है। टैबिथा बताती है कि ये ब्रेसलेट मुझे स्टोर रूम में मिला, मैंने गलती से इस पर एक गांठ भी मारा था जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता लेकिन 3 साल पहले गुम हुई चीज यहाँ कैसे आ सकती है। अब इस बात का जवाब तो जिम्मी के पास भी नहीं था। इसके बाद दोस्तों रात के समय में कॉलोनी हाउस के अंदर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल रात होने की वजह से सभी लोग सो रहे थे तो इसी बात का फायदा उठा करके ये इंसान अकेले में वॉशरूम में जाता है। और यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर वो जैस्मिन नाम करके किसी लड़की से बात भी कर रहा था। यहाँ जैस्मिन उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे अंदर कब आने दोगे। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह में हमें कॉलोनी हाउस को ही दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि सभी लोग मिल करके पार्टी की तैयारी कर रहे थे। दरअसल इस पार्टी को फातिमा ने ही रखा था क्योंकि यहाँ पर फातिमा को आए हुए लगभग 1 साल पूरे हो गए थे, तो इसलिए वो इस दिन को एक प्रकार से सालगिरह की तरह मना रही थी। तो ये काफी अच्छा प्लान था क्योंकि इससे काफी लोग खुश भी होते हैं और लोग जश्न भी मनाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें फादर को दिखाया जाता है जो कि काफी सोच विचार कर लेने के बाद स्टीवन से जाकर के मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद स्टीवन उन्हें ले करके अपने घर के अंदर जाता है। इसके बाद फादर स्टीवन को बैग देता है और बैग को खोलने के लिए कहता है। जब स्टीवन बैग को खोलता है तो वही दारू की बोतल और चॉकलेट की पैकेट बाहर निकलती है। स्टीवन पूछता है कि आखिर ये सब कुछ दिखा करके साबित क्या करना चाहते हो। इसके बाद दोस्तों फादर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई एक हादसे के बारे में स्टीवन को बताते हैं और ये हादसा लगभग 1 साल पहले हुआ था। फादर बताते हैं कि जब मैं चर्च में था तब वहाँ पर एक लड़का प्रार्थना करने के लिए आए दिन आया करता था। हर दिन चर्च में आने की वजह से उस लड़के से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक दिन रात के समय में अचानक से वो लड़का भागते हुए मेरे पास आया और वो मुझसे किसी चीज के लिए हेल्प मांग रहा था, लेकिन मैं काम में बिजी था, इसलिए मैंने उस लड़के को चॉकलेट का पैकेट दे करके वापस घर भेज दिया। कुछ समय के बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मैं उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर गया। घर जाने के बाद मैंने देखा कि उसका पिता अपनी ही बीवी को दारू पी करके पीट रहा था और जब बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए गया तब पिता ने उसे भी पीटा और इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई। ये सब कुछ मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही हो चुका था। यह सब कुछ देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैंने उसके पिता को बहुत पीटा। मैं उसे पीटता गया और इतना पीटा कि उसने अपना दम तोड़ दिया। मैंने पीट पीट करके उसकी जान ले ली। यह सब कुछ सुनने के बाद स्टीवन कहता है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो। जिसके बाद फादर कहते हैं कि मैंने सारा को बेसमेंट में कैद करके रखा है। यह सुनने के बाद स्टीवन उनके ऊपर गन तान देता है, लेकिन इसके बाद फादर उसे शांत करते हैं और उसे वो ड्राइंग दिखाते हैं जो सारा ने बनाया था। फादर बताते हैं कि ये सिंबल बिल्कुल वैसा ही है जो चॉकलेट के पैकेट पर बना हुआ है। जो हादसा हुआ था उस हादसे के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। वो हादसा हो जाने के बाद ही मैं गाड़ी से इस गांव में आकर के फंस गया। ये बात मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन सारा को पता है क्योंकि किसी न किसी तरीके से सारा उन लोगों से जुड़ी हुई है। हम सारा की मदद ले करके इस गाँव के बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से कॉलोनी हाउस के अंदर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो जैस्मिन से जा करके बात किया करता था। आज जब वो जैस्मिन से बात करने के लिए आता है तब वो उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अगर करते होते तो तुम मुझे अंदर आने देते, तुम उस पर शक नहीं करते।
वो लड़का कहता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। अब बहला फुसला करके जैस्मिन उस लड़के को खिड़की खोलने के लिए मना ही लेती है। वो लड़का जैसे ही खिड़की खोलता है तो जैस्मिन आराम से अंदर आ जाती है। इनके बीच में जैसे ही रोमांस शुरू होता है तभी जैस्मिन उस लड़के की जीभ को ही काट करके बाहर निकाल लेती है। जैस्मिन उस लड़के का चीर फाड़ कर देती है। को जान से मारने के बाद जैस्मिन जाकर के खिड़की को खोल देती है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे करके सारे राक्षस कॉलोनी हाउस के अंदर आने लगते हैं। एक लड़की जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो जो राक्षस थे वो कमरे के दरवाजा बंद करके इस लड़की को जान से मार देते हैं। लड़की को जान से मारने के बाद ये राक्षस जैसे ही लोगों के सामने आते हैं तो सभी लोग काफी डर जाते हैं और कॉलोनी हाउस के बाहर भागने लगते हैं। डोना सभी लोगों को लेकर के कार में बैठाती है और उन्हें लेकर के गाँव की तरफ जाने लगती है। कॉलोनी हाउस के अंदर जो एसेल था वो अभी भी अंदर फंसा हुआ था। वो कमरे में जाकर के देखता है तो उसके दोस्त को इन लोगों ने जान से मार दिया है। ये राक्षस जैसे ही एसेल को मारने के लिए आते हैं तो वो खिड़की के बाहर चला जाता है। वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है। वो भागने की हालत में नहीं था, इसलिए फातिमा उसे लेकर के वापस से कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाती है। शुक्र था कि कॉलोनी हाउस के दरवाजे पर वो ताबीज लगा हुआ था, इसलिए वो राक्षस इनके करीब नहीं आते हैं और इसी वजह से इन दोनों की जान भी बच पाती है। बाहर के साइड में लोगों के चिल्लाने की आवाज जोर जोर से इन्हें सुनाई दे रहा था। जो लोग भाग करके गाड़ी में बैठ गए थे, डोना उन्हें लेकर के स्टीवन के पास आ जाती है। स्टीवन सभी लोगों को लेकर के घर के अंदर चला जाता है, लेकिन अचानक से फादर के पीछे एक राक्षस आता है जो फादर के ऊपर हमला कर देता है। मौके पर स्टीवन आकर के उस राक्षस को गन से शूट करता है और फादर को लेकर के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों फादर का गला कट चुका था, इसी वजह से उनके शरीर से लगातार खून बहता है और कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले स्टीवन फादर से वादा करता है कि वो जंगल में जाकर के रास्ता ढूंढेगा और सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालेगा। इसलिए स्टीवन जा करके पूरा पैकिंग कर चुका था और वो कैनी से कहता है कि अब से तुम यहाँ की देखभाल करोगे, अब तुम यहाँ के शेरिफ हो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जिस पर कैनी कहता है कि मैं इन्हें अकेले नहीं संभाल सकता हूँ, ये लोग आपकी बात मानते हैं लेकिन मेरी बात नहीं मानते हैं। इतना कहने के बाद स्टीवन उस बेसमेंट में जाता है जहाँ फादर ने सैरा को कैद करके रखा था। यहाँ आने के बाद स्टीवन उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। अब इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी थोड़ा पीछे आती है। दोस्तों ये वो समय है जब स्टीवन अपनी बीवी और अपने बेटे एलिस के साथ में ट्रिप पर निकला हुआ था। स्टीवन अपने फैमिली के साथ काफी खुश था और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में वो पेड़ गिरा पड़ा हुआ था। इसी वजह से ये लोग पीछे टर्न लेते हैं और टर्न लेने के बाद ये लोग आकर के पहुंच जाते हैं उसी गांव में। कई बार चक्कर लगाने के बाद फादर खतरी इनके कार के सामने आ जाते हैं। फादर कहते हैं कि रात होने वाली है इसलिए मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस आप हमारे साथ चले। इसी वक्त जंगल में से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी वजह से ये लोग भी फादर की बात मान लेते हैं। फादर इन सभी लोगों को लेकर के एक बेसमेंट जैसी जगह पर आ जाते हैं जो जमीन के अंदर था। रात भर चीखने चिल्लाने की आवाज सुन करके जब ये लोग सुबह में बाहर निकलते हैं तब इन लोगों को अपने सामने ढेर सारा लाश दिखाई देता है। बहुत से लोगों को जान से मार दिया गया था। वही लोग बचे थे जो बेसमेंट के अंदर चुपचाप छुपे हुए थे। जल्द ही स्टीवन की फैमिली को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये लोग इस गांव को छोड़ करके किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए स्टीवन एक दिन फादर के साथ मिल करके प्लान बनाता है। वो फादर से कहता है कि हमें सब कुछ सही करना होगा और मिल करके एक साथ रहना होगा। लोगों को ये लोग इकट्ठा करते हैं और इनके पास जो कुछ भी था उसे लेकर के डिनर हाउस में जाते हैं। एक दिन फादर स्टीवन को बताते हैं कि वो राक्षस दिन में जंगल में घूमते रहते हैं। हालांकि स्टीवन का कहना था कि अगर हम जंगल के अंदर जाएं तो हमें कुछ खाने का मिल सकता है। एक दिन स्टीवन जब जंगल के अंदर जाता है तब उसे जंगल में एक बकरी मिलती है। वो ये भी बताता है कि जंगल के अंदर उसने कुछ मुर्गों को भी देखा है। तभी यहाँ पर स्टीवन का बेटा एलिस आ जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप काम में बहुत बिजी हो गए हो, आप माँ को देखने के लिए भी नहीं आ रहे हो, उनकी तबीयत खराब हो रही है, ये जगह उन्हें सूट नहीं कर रहा है। स्टीवन कहता है कि बस आज रात को काम और है, कल सुबह में मैं तुम्हारी माँ के पास जरूर आऊंगा। तभी एलिस कहता है कि आप जंगल में नहीं जाओगे, जंगल में खतरा है। जिस पर स्टीवन कहता है कि हमें खानों की जरूरत है और खाना ढूंढने के लिए मुझे जंगल में जाना ही होगा। बेटे के मना करने के बावजूद भी स्टीवन जंगल में जाता है। जब वो जंगल में जाता है तो जंगल के अंदर उसे एक पालतू कुत्ता दिखाई देता है। उसे लगा कि जंगल के अंदर कोई है और उसी का ये कुत्ता है, इसलिए स्टीवन भागते हुए इस कुत्ते का पीछा करता है और फिर कुछ
कुछ समय के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि वो रास्ता भूल चुका है। वो काफी समय तक भटकता है लेकिन जंगल के बाहर नहीं निकल पाता है और अब रात हो चुकी थी। राक्षस उसके आसपास भटक रहे थे। स्टीवन काफी डरा हुआ था। वो गलती से झाड़ियों में जाकर के गिर जाता है। राक्षसों ने उसे देख लिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो राक्षस उसके करीब नहीं आते हैं बल्कि यहीं से लौट जाते हैं। स्टीवन भी काफी सोच में पड़ा हुआ था। वो उठता है और उसे यहाँ पर कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। इन पत्थरों को देखने के बाद वो समझ जाता है कि इन्हीं पत्थरों की वजह से राक्षस ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। सुबह हो जाने के बाद सारे पत्थरों को लेकर के वो गाँव की तरफ आ जाता है। लेकिन गाँव में आने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी पागल सी हो गई है। वो सभी लोगों को गन से शूट करके मार रही है। उसकी बीवी का मेंटल हेल्थ खराब हो गया था। जैसे ही एलिस यहाँ पर भाग करके आता है तो उसकी बीवी एलिस को गन से शूट करने वाली थी। वो गन को उठाने के बाद एलिस को बस शूट करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले स्टीवन अपनी गन निकालता है और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में अपनी बीवी को शूट करके मार देता है। तो दोस्तों, गाँव में आने के बाद स्टीवन की ये कहानी थी। आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था ये हमें दिखाया जा रहा था। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन सैरा को लेकर के जंगल के अंदर चले जा रहा था। हालांकि सैरा पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, जिस पर स्टीवन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओगी। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें डोना को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जिम्मी अपने साथ जेट को लेकर के डोना से कुछ बात करने के लिए आता है। जिम्मी उससे कहता है कि आपका ये घर सबसे ऊंचाई पर है, हम एक एंटीना बनाने वाले हैं और उस एंटीना को हम आपके घर के ऊपर रखना चाहते हैं ताकि हम बाहर सिग्नल भेज पाएं। अगर हम जंगल के बाहर सिग्नल भेजने में कामयाब हो गए तो हम हेल्प बुला सकते हैं। जिस पर डोना कहती है कि ठीक है, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों जंगल के अंदर हमें फिर से स्टीवन और सैरा को दिखाया जाता है। जंगल में एक छोटा सा घर बना हुआ था। यहाँ पर पहुँच जाने के बाद स्टीवन सैरा से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, मैं शाम होने से पहले वापस लौट आऊंगा। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं गाँव में वापस जा रहा हूँ। अब गाँव में वापस आने के बाद स्टीवन सबसे पहले जा करके अपने बेटे से मिलता है। यहाँ पर वो अपने बेटे को बताता है कि मुझे घर का रास्ता ढूंढना है, इसलिए मैं जंगल में वापस जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी किया उन सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ और इस बार घर का रास्ता ढूंढ करके ही वापस आऊंगा। एलिस अपने पिता की बातों को सुनता तो है लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। अपने बेटे से बात करके मन हल्का करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद फातिमा आ करके एलिस को समझाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें अपने पिता को माफ कर देना चाहिए। तुम अपने पिता के जिस बात पर नाराज हो सकता है कि उन्होंने वो चीज मजबूरी में किया होगा। पास अभी भी मौका है, वो जंगल में जाने वाले हैं, उससे पहले तुम जा करके उनसे मिल लो, क्या पता दोबारा तुम उनसे कभी न मिल पाओ। अब इसके बाद दोस्तों हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो अपने यूनिफॉर्म और गन्स को एक बॉक्स में रख देता है और पूरी तैयारी कर लेने के बाद सारे सामान को लेने के बाद वो दोबारा से जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें मालूम चलता है कि एलिस काफी समय से अपने पिता का पीछा कर रहा था। दरअसल उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपने पिता से सभी चीजों के लिए माफी मांगने के लिए आया था। वो अपने पिता से ये भी कहता है कि अगर उस दिन आप गन नहीं चलाते तो शायद मैं यहाँ पर आज खड़ा नहीं होता। इतने दिनों तक मैं आपसे नाराज था, इसलिए मैं आपसे सभी चीजों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उसी वक्त एलिस की नजर सैरा के ऊपर पड़ती है। स्टीवन कहता है कि इस सफर में ये मेरी मदद करने वाली है। मुझे पता है कि इसने गलती की है लेकिन ये हमें गांव से बाहर निकाल सकती है। इसके बाद दोस्तों स्टीवन अपने बेटे को दोबारा गांव में भेज देता है और फिर वो सैरा के साथ घर का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर जाने लगता है। जंगल के अंदर जाने के बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे वो पत्थर मिला था जिसे ये लोग ताबीज बना करके रखे हैं। स्टीवन के चले जाने के बाद अब जो कैनी था वो गाँव वालों को लीड कर रहा था। वो गाँव वालों से कहता है कि हमें एक काम को पूरा करने के लिए आप लोगों की हेल्प की जरूरत है। इसके बाद जिम्मी लोगों के सामने जाता है और अपने उस एंटीना वाले प्लान के बारे में लोगों को बताता है। अब इस तरह से दोस्तों गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद एंटीना बनाने में जो प्रोसेस होने वाला था उसमें सभी लोगों को बिजी कर देते हैं। दिन भर काम करने की वजह से बहुत से लोग थक भी जा रहे थे।
रात को सोने के बाद अगले दिन सुबह चिल्लाहट होती है क्योंकि कॉलोनी हाउस के अंदर का एक आदमी ने फांसी लगा लिया था। अब जैसे कि ये आदमी कॉलोनी हाउस का था तो इसीलिए डोना की ये जिम्मेदारी थी। इसी वजह से डोना को बहुत बुरा लग रहा था। इधर जिम्मी और जेड इन दोनों ने गाड़ियों की ढेर सारी बैटरी को बाहर निकालने के बाद एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। यहाँ जेड कहता है कि बैटरी को तो हम इकट्ठा कर ले रहे हैं लेकिन बिजली के बिना काम हो ही नहीं सकता है। इस गांव में बिजली तो है लेकिन हम कहीं पर भी प्लग को लगा नहीं सकते हैं। अगर प्लग लगाने का सिस्टम होता तो हम बिजली का इस्तेमाल कर पाते। इसके बाद दोस्तों जो कैनी था वो डोना के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें और लकड़ियों की जरूरत है। डोना की एक आदमी की मौत हो गई थी इसलिए वो गुस्सा थी। अब जब वो ये बात सुनती है तब उसे और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से नीचे जाती है और एक औजार लेने के बाद फर्नीचर को ही तोड़ने लगती है। वो गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम्हें लकड़ी चाहिए ना, ले लो यहाँ से। दरअसल गुस्से में होने की वजह से ये सब कुछ डोना कर रही थी। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद दोस्तों जंगल के अंदर जब स्टीवन और सैरा थोड़ा और अंदर जाते हैं तब इन्हें बहुत अजीब किस्म की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज की तरफ जब ये लोग जाते हैं तब इन्हें ढेर सारा बोतल दिखाई देता है जिन्हें पेड़ से बांध करके लटकाया गया था। यहाँ स्टीवन को बोतलों के अंदर कुछ कागज भी दिखाई देता है। बोतलों की आवाज की वजह से अचानक से सैरा का सर दर्द करने लगता है। उसे मिर्गी के दौरे भी आने लगे थे। अब इसके बाद दोस्तों रात का सीन दिखाया जाता है। रात हो जाने के बाद स्टीवन एक कैंप लगाता है और उसी कैंप के अंदर ये लोग आराम करते हैं। सैरा को जब होश आता है तब वो स्टीवन को बताती है कि उसे एक आवाज सुनाई दे रहा था। वो आवाज मुझसे कह रही थी कि मिस्टर जुगाड़ू से कहो कि यहाँ से वापस गाँव लौट जाए, आगे कोई रास्ता नहीं है। यह सुन करके स्टीवन काफी आश्चर्य में हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसकी बीवी ही उसे मिस्टर जुगाड़ू कह करके बुलाती थी। खैर अब कुछ समय के बाद अचानक से इनका पूरा कैंप हिलने लगता है। आसपास के जो पेड़ थे वो बार बार इनके कैंप के ऊपर आकर के गिर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि इनके पास ताबीज था, इसी वजह से राक्षस इनके करीब नहीं आते हैं। कुछ समय के बाद अचानक से पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब दोस्तों सुबह हो जाती है और अगले दिन सुबह में हमें जेड को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त नोमी के पास गया हुआ था और उसे सभी चीजों के लिए शिकायत कर रहा था। उसकी बकबक सुन करके नोमी उससे कहती है कि तुम्हें बिजली चाहिए ना। इतना कहने के बाद वो लाइट्स को ऑन ऑफ करती है, जिसके बाद जेड कहता है कि दिक्कत ये है कि कुछ प्लग नहीं हो सकता है। इतना कहने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया के बारे में बताने के लिए वो फौरन भाग करके जिम्मी के घर जाता है। वो जिम्मी के घर जाने के बाद एक लैंप लेता है और उसमें से बल्ब को बाहर निकालता है। बल्ब को बाहर निकालने के बाद हेयर ड्रायर का जो कटा हुआ वायर था उसे होल्डर के अंदर डालता है। बल्ब को लगाने के बाद जब वो बटन को चालू करता है तब उसकी बिजली हेयर ड्रायर को भी मिलने लगती है। मतलब कि वो इन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और सभी लोगों से कहता है कि आपके घरों में जितना भी लैंप है उसे एक जगह पर इकट्ठा करो और आप लोगों को घर में से गाड़ियों में से जितना भी वायर मिले उसे भी ले करके एक जगह पर इकट्ठा करो। इसके बाद दोस्तों हमें जंगल के अंदर स्टीवन और सैरा को दिखाया जाता है। सुबह उठने के बाद जब ये लोग कैंप के बाहर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। स्टीवन को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए पेड़ के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो अपनी बीवी को देखता है लेकिन बाद में उसे मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ उसका एक वहम है। पेड़ों पर कुछ मकड़ियां थी जो उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये लोग उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक जगह ऐसा आता है जब वो रास्ता ऊपर के पहाड़ों पर जा रहा था, मतलब कि इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और ये लोग पहाड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे। स्टीवन काफी हताश हो जाता है और इसीलिए वो एक जगह पर बैठ जाता है। यहाँ से बाहर निकलने की जो हिम्मत थी वो अब खत्म हो चुकी थी। तभी सैरा कहती है कि गांव में आपका बेटा आपका इंतजार कर रहा है, आपको लौट करके चलना चाहिए। सैरा की बात मान करके स्टीवन खड़ा होता है और वापस गांव की तरफ लौटने लगता है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सभी गांव वाले मिल करके अंटीना को बना चुके थे। अंटीना जब बन करके तैयार हो जाता है तब ये लोग जुगाड़ करते हैं और उसे खींच करके छत के ऊपर लेकर के जाते हैं। इन लोगों ने ढेर सारे तार और लैंप को इकट्ठा करके बिजली का भी जुगाड़ कर लिया था। छत पर अंटीना खड़ा करने के बाद इन्हें सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। बाकी के लोग एक साथ बिजली को ऑन करते हैं। बिजली मिलने की वजह से जो अंटीना था वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये हो जाती है कि उसी वक्त इनकी तरफ काले बादल आने लगते हैं, जिसका मतलब था कि तेज तूफान आने वाला है और बारिश की भी संभावना है। जिम्मी रेडियो को चालू करता है और उस पर वो बार
बार बार मैसेज भेजे जा रहा था। लेकिन अब तूफान शुरू हो गया था, इसलिए डोना कहती है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन जिमी अभी भी बार बार कोशिश किए जा रहा था। लगातार कोशिश करने के बाद आखिरी समय पर इनके पास रिप्लाई आता है। अब जो बंदा सामने से रिप्लाई करता है वो जिमी से कहता है कि मुझे पता है तुम जिमी बोल रहे हो, तुम्हारी बीबी ने गड्ढा खोद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर जो टैबिता थी वो बिजली का पता करने के लिए अभी भी गड्ढा खोदे जा रही थी। आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद वो गड्ढे के अंदर नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि बिजली का वायर किसी बैटरी या किसी बोर्ड से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि वो ऐसे ही खोखला पड़ा हुआ था। उसी वक्त यहाँ पर विक्टर आता है जो कि टैबिता से कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी, उन्होंने मुझे बताया था। वो उसे ये भी बताता है कि ये उन लोगों की जगह है, वे लोग यहाँ आकर के सोते हैं। ये लोग देखते हैं कि राक्षस ने यहाँ पर ड्राइंग भी बनाया था। इसके बाद विक्टर टैबी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। जिमी भाग करके जब घर के अंदर आता है तब उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ हम देखते हैं कि अब स्टीवन की हालत खराब हो रही थी। वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। वो सायरा से कहता है कि तुम आगे बढ़ो। उसी वक्त जंगल में रहने वाला लड़का इनके सामने आता है और वो सायरा से कहता है कि उस पेड़ की तरफ जाओ। बच्चे के कहने पर सायरा स्टीवन को लेकर के पेड़ के पास आती है और उन्हें पेड़ के अंदर डाल देती है। स्टीवन जैसे ही पेड़ के अंदर जाता है तो वो किसी और लोकेशन पर पहुंच जाता है। ये जगह चारों तरफ से पत्थरों से घिरा हुआ था, यहाँ से निकल पाना तो मुश्किल था। कहानी के लास्ट सीन में हमें गांव को दिखाया जाता है जहाँ एक बस आकर के रुकती है। और इसी के साथ दोस्तों सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप सभी लोग इस कहानी को आगे देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी तभी मैं सीजन 2 और सीजन 3 पर वीडियो बनाऊंगा।